नमस्कार, मैं हूं संगीता झा और आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। हमारा उत्तराखंड में बात करेंगे देहरादून की। देहरादून में राहुल गांधी के स्वागत के दौरान हुई एक घटना पर सियासत तेज हो गई है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने राहुल गांधी को भोजपत्र की माला पहनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने माला पहनने से इनकार कर दिया। इस पर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने इसे सनातन और सांस्कृतिक परंपराओं का अपमान बताया। वहीं कांग्रेस की ओर से इस मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। राहुल गांधी के स्वागत के दौरान सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी को भोजपत्र की माला पहनाने के दौरान राहुल गांधी ने जब इससे इनकार कर दिया, जिसके बाद देखिए सियासत तेज हो गई है। राहुल गांधी ने माला पहनने से निश्चित तौर पर दो कारण हो सकते हैं। या तो गणेश गोदियाल के हाथ से माला नहीं पहनना चाहते थे, क्योंकि गणेश गोदियाल भी बद्रीनाथ टेम्पल कमेटी के अध्यक्ष रहते हुए उसके भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं, लगातार उन पर आरोप लग रहे हैं। या तो गणेश गोदियाल को ही अवॉइड करना चाहते थे, या फिर भोजपत्र की माला जो सनातन का एक ये कह सकते हैं कि प्रतीक है, उसको वो अवॉइड करना चाहते थे। और स्वाभाविक बात है, जो मोहम्मद दीपक को दिल्ली बुलाकर गले लगा सकते हैं, वो उत्तराखंड में भोजपत्र की माला को कैसे स्वीकार करेंगे? ये तो उनका कैरेक्टर है, तो अपना कैरेक्टर उनका सामने निकल कर आया। खबर में बात अब मसूरी की। मसूरी में हरेला पर्व के मौके पर कांग्रेस ने पौधा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया। कांग्रेस भवन में हुए कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों को अलग अलग प्रजातियों के पौधे बांटे गए। कार्यक्रम में पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसौला, वरिष्ठ कांग्रेस नेता उपेंद्र सिंह थापली, महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसबीर कौर और शहर अध्यक्ष अमित गुप्ता ने लोगों से पौधे लगाने के साथ उनकी देखभाल करने की अपील की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पेड़ जीवन का आधार हैं और पर्यावरण बचाना सभी की जिम्मेदारी है। इन्हें हर वर्ष की बात ही यहाँ पे हरेला पर्व मनाया है। हम ऐसे पौधे यहाँ से वितरित करते हैं कि जो आदमी अपने घर पे लगाए, जिससे उसका वो संवर्धन संरक्षण कर सके और वो पौधे अपने जीवित अवस्था में जीवन उनको मिल पाए और वो जीवित रहे। जंगलों में हम लगा देते हैं, लेकिन उनका ध्यान कोई और नहीं देता, सिर्फ एक वृक्षारोपण कर हम चल देते हैं। तो इसीलिए मैं हर वर्ष ऐसे पेड़ों की उपलब्धता करता हूँ जो घरों में लगाया जा सके, जिससे जो घर के लोग हैं उनका संवर्धन संरक्षण करे। ये पूरा पखवाड़ा उसका हरेला पर्व का है, तो उनका धन्यवाद करता हूँ। और पेड़ जो है पृथ्वी पर लगने चाहिए, हरे भरे रहने चाहिए, क्योंकि देखिए मैं तो गांव किसान व्यक्ति हूँ। बेशक यहाँ पे आज इसमें थोड़ा राजनीतिक गतियों में संलग्न है, लेकिन पेड़ जो है वो इस धरा पे यहाँ तो भी सिंबॉलिक ये जो बांटे हैं। मैं मसूरी शहर कांग्रेस से यही कहूँगा कि वो भविष्य में फल और जो लकड़ी वाले जो जिससे बोलते हैं पेड़, वो जंगलों में लगाएं। यहाँ की जगह जो हम जंगलों में लगाएं, जहाँ पे जो सरकारी भूमि है उसमें लगाएं, अपनी भूमि में लगाएं, ताकि वो जंगली जो जानवर हैं वो फल पौधों पे जीवित रह सकें। तो मैं आज हरेला पर्व की शुभकामनाएं देती हूँ कि हरेला पर्व तो पूर्व में 16 तारीख से शुरू हो चुका है, परंतु हम लोग हमारे माननीय राहुल गांधी जी का कार्यक्रम था, तब हम लोग कांग्रेस भवन में ये हरेला कार्यक्रम नहीं कर सके। तो आज हमने यहाँ पर हरेला का कार्यक्रम किया है और कई प्रजातियों के यहाँ पर पौधे जो है वितरित किए गए हैं। और मेरा ये कहना है कि हरेला पर्व हम लोग प्रत्येक वर्ष मनाते हैं, क्योंकि ये हमारी संस्कृति का प्रतीक है। और उत्तराखंड में खास तौर से ये हरेला पर्व प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, क्योंकि हमें अपनी प्रकृति को हरा भरा रखने की जरूरत है और रखना है, क्योंकि उत्तराखंड जो है पहले से ही बहुत खुशहाल और हरा भरा प्रदेश है। कमेटी हरेला पर्व के इस पखवाड़े को यहाँ पर आयोजित कर रही है, जिसमें कांग्रेस भवन में जो है उन तमाम पौधों का वितरण किया गया और वो इस आशय से वितरण किया गया है कि हम सब लोग मिलकर जो है धरा और धरती को जो है बचाए रखें, नमन करें, क्योंकि ये धरा और धरती प्रकृति ही हमको जो है सब कुछ देती है। और हम प्रकृति का अगर पोषण के लिए अगर जरा सा भी हम ख्याल नहीं करते हैं तो संतुलन बिगड़ जाएगा।
खबरों में बात अब रुड़की की। रुड़की में जन निर्माण पार्टी का सदस्यता ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। दिल्ली हाईवे स्थित एक निजी होटल में हुए कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली। इस दौरान कानपुर विधायक उमेश कुमार शर्मा, पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया शर्मा समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में शिवसेना की कई कार्यकर्ताओं ने भी पार्टी का दामन थामा। नेताओं ने कहा कि पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर काम करेगी और प्रदेश में एक मजबूत विकल्प बनने का प्रयास कर रही है। समारोह में नए सदस्यों का स्वागत कर संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान भी किया गया। मैं जन निर्माण पार्टी की जो नीतियां हैं उनसे प्रभावित हूं और जन निर्माण पार्टी का कोई भी कार्यक्रम होता तो मैं आता जरूर हूं। आज भी आया हूं। एक भव्य सदस्यता ग्रहण समारोह हुआ। गढ़वाल की शिवसेना की जो इकाई है वो पूरी इकाई आज जन निर्माण पार्टी में शामिल हुई। राष्ट्रीय लोक दल के पदाधिकारी शामिल हुए और दलों के लोग शामिल हुए। तो ये बहुत बड़ी बात है किसी एक नई पार्टी के लिए कि इस स्तर पर सदस्यता ग्रहण समारोह पहला। मैंने आज तक कभी ऐसा देखा नहीं। कभी कभी जब आदमी प्रताड़ित होता है, शोषित होता है, पीड़ित होता है, वंचित होता है, तो वो ये तलाशता है कि कौन मुझे सहारा देगा, कहाँ मुझे उम्मीद की किरण दिखेगी। तो शायद जन निर्माण पार्टी की जो नीतियां हैं, उनसे जुड़े हुए लोगों के जो आचरण हैं, उनकी जो कार्यशैली है, शायद उससे लोग प्रभावित हैं और जन निर्माण पार्टी से जुड़ रहे हैं। अगली खबर हल्द्वानी से है। हल्द्वानी में मारपीट की घटनाओं को लेकर पुलिस ने सख्त रुख अपना लिया है। सौरभ होटल और बेस अस्पताल में हुई मारपीट के मामलों में पुलिस कार्रवाई कर रही है। एसपी सिटी मनोज कत्याल ने बताया कि दोनों घटनाओं में मुकदमा दर्ज कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को मिली शिकायत में 2 नामजद समेत करीब 30 लोगों पर आरोप लगाए गए हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के आधार पर जांच कर रही है। अधिकारियों के मुताबिक कई आरोपी नाबालिग हैं, जिन पर किशोर न्याय अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। घटना सौरभ होटल के पास हुई और दूसरी घटना जो है बेस हॉस्पिटल के इमरजेंसी में हुई। तो घटनाओं की गंभीरता के दृष्टिगत इसमें हम तत्काल सुसंगत धाराओं में इसमें अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं और जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम लोग अमल में लाएंगे। इसमें जो अभी तक तथ्य प्रकाश में आए हैं उसमें मोस्ट ऑफ द जो पीपल इसमें इन्वॉल्व हैं वो सब नाबालिग हैं। तो उनके जो भी इसमें विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो इसमें की जाएगी और आगे से ऐसे लोगों के खिलाफ हम प्रिवेंटिव एक्शन और बाकी जो हमारे लीगल इसमें एक्शन है वो हम इसमें लेंगे और ये इंश्योर किया जाएगा किस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री चेक करके उसके हिसाब से भी इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर आपको बता दें, जंतर मंतर पर अनशन के दौरान सोनम वांगचुक को पुलिस के द्वारा अस्पताल ले जाने का मामला हरिद्वार भी पहुंच गया है। मातृ सदन में आयोजित प्रेस वार्ता में संस्थापक स्वामी शिवानंद सरस्वती ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन बताया। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण अनशन कर रहे व्यक्ति को बलपूर्वक हटाना लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। उन्होंने मातृ सदन के पूर्व आंदोलन का उल्लेख करते हुए स्वामी निगमानंद और स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद का उदाहरण दिया। साथ ही उन्होंने सोनम वांगचुक की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। अगली खबर आपको बता दें, उत्तराखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने स्कूलों, कोचिंग सेंटरों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों में फायर सेफ्टी को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि सिर्फ आग बुझाने के उपकरण लगाना काफी नहीं, बल्कि नियमित फायर ऑडिट और सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी भी जरूरी है। उन्होंने विकास नगर की दर्दनाक आग की घटना का जिक्र करते हुए सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन कराने की बात कही है। इन साल में कई बार ये सवाल उठाया है कि स्पेशली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे उठाया है। आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए हमने इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि वहाँ सब जगह पे एटलीस्ट जो कंबल होते हैं, फायर सेफ्टी ब्लैंकेट्स होते हैं और ये जो मिट्टी वाली लाल बाल्टियाँ होती हैं, पानी का कोई इंतज़ाम अनइंटरप्टेड ये ज़रूर कर दिया जाए। गाँवों तक में भी जो भी तालाब या पानी का सोर्स है वहाँ तक की सड़क इस लायक होनी चाहिए। और ये सब हमने तब से शुरू करा है जब आपको याद होगा विकास नगर में एक घटना हुई थी जहाँ लकड़ी का घर था, गैस का सिलेंडर फटा था और उसी घर के बच्चे वहाँ पर जिंदा जल गए थे क्योंकि फायर सेफ्टी पहुँची थी, लेकिन वो पानी को रिफिल नहीं कर पाई थी बिकॉज जो पोखर तक पानी के लिए उसको वापस जाना था उस सड़क पे वो फंस गया था। तो हमने कई बार कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर वेरी वनरेबल बिकॉज किराए की दुकानों में चल रहे हैं, फायर एग्जिट्स नहीं हैं,
ओवर क्राउडेड हैं। हमने मदरसे का जब निरीक्षण करे थे पीछे, तो भी उसमें भी हमने फायर सेफ्टी का बहुत बड़ा इशू उठाया था। कल ही अगर आपने अखबार पढ़ी हो तो हियरिंग में एक बहुत ही प्रतिष्ठित स्कूल जीसस एंड मैरी, शायद वन ऑफ द ओल्डेस्ट डे स्कूल्स देहरादून का है, उनको हमने फिर से तलब किया था और उन्होंने फायर सेफ्टी का अपना जो उनका नो ऑब्जेक्शन NOC होता है वो लेके आना था, और वो लोग एक बार फिर नहीं आए। और इस विद्यालय के द्वारा बार बार हमारे दिए हुए जो समन्स हैं उनको इग्नोर किया जाता है। खबरों में बात अब मसूरी की। मसूरी में लगातार हो रही बारिश का असर अब दिखने लगा है। मसूरी देहरादून मुख्य मार्ग पर 2 जगह भूस्खलन हुआ। गलोगी पावर हाउस और मैगी पॉइंट के पास पहाड़ी से मलबा और पत्थर सड़क पर आ गए, जिससे कुछ देर यातायात प्रभावित रहा। सूचना मिलते ही PWD की टीम JCB के साथ मौके पर पहुंची और मलबा हटाकर रास्ता खोल दिया गया। प्रशासन ने लोगों से बारिश के दौरान पहाड़ी रास्तों पर सावधानी बरतने की अपील की है। वहीं हरिद्वार में तेज बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है, लेकिन भगत सिंह चौक रेल पुलिया के नीचे भारी जलभराव हो गया। पानी भरने से कई कार, बाइक और स्कूटी बीच रास्ते में फंस गई। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने ट्रैफिक को दूसरे रास्ते से डाइवर्ट किया। नगर निगम की टीम ने पंप लगाकर पानी निकालने का काम शुरू किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर बारिश में यही परेशानी होती है, इसलिए इसका अस्थायी समाधान किया जाए। एक जिसे कहना चाहूंगा, ये जो यहाँ चंदाचार चौक पे रानीपुर मोड़ पे भराव होता है, इसका कुछ ना कुछ उन्हें समाधान और इलाज सोचना चाहिए, क्योंकि यह समस्या एक लंबे समय से बनी हुई है और इससे व्यापारी आमजन को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए सरकार को कोई ऐसी योजना लानी चाहिए जिससे ये जल भराव ना हो और आदमी आराम से आ जा सके और व्यापारियों को भी ज्यादा नुकसान ना हो। बिल्कुल, ये असल में रेलवे की लाइन जा रही है, जिस वजह से सड़क को तो उठाया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी इसका कोई अंडरग्राउंड बड़ा पाइप डाल के ऐसा कुछ समाधान ढूंढना चाहिए जिससे कि ये पानी जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाए, या इसके आसपास कोई बड़ा एक कच्चा गड्ढा करना चाहिए जो इस पानी को सोखने की कोशिश करे। सांसद को यही संदेश देना चाहूंगा कि इस समस्या का कोई परमानेंट समाधान सोचा जाए और जो भी उनके स्तर पे या राज्य स्तर पे हो सकता है जल्द से जल्द किया जाए। बात करेंगे मसूरी की। मसूरी में भगवान जगन्नाथ की 5वीं भव्य रथ यात्रा श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली गई। सनातन धर्म मंदिर लंढोर से शुरू हुई यात्रा में भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना के बाद रथ माल रोड होते हुए गांधी चौक स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर पहुंचा। सैकड़ों श्रद्धालु और पर्यटक रथ यात्रा में शामिल हुए। पूरे मार्ग पर भजन कीर्तन, जय घोष और पुष्प वर्षा से माहौल भक्तिमय रहा। श्रद्धालुओं ने रथ की रस्सी खींचकर और सेवा कर पुण्य अर्जित किया। आज पूरे संसार में भय और डर का माहौल है, लेकिन हमारे भारतवर्ष में पूरे 12 महीने कोई ना कोई उत्सव है। आज जहां पूरे विश्व में अशांति है, लेकिन आज हमारे इस मसूरी में और मसूरी के अतिरिक्त विश्व के अन्य कोने में भगवान जगन्नाथ जी अपने मंदिर से बाहर आकर के अपने भक्तों को आनंद दे रहे। लोग कितने भक्ति में, आनंद में, मस्ती में, लोग अपना दुख, दर्द, कलेश सब भूल गए हैं। 5वीं बार है जो मधुबन आश्रम द्वारा एक भव्य जगन्नाथ यात्रा का आयोजन किया गया और बहुत ही हर्षोल्लास से पूरे के पूरे मसूरी के शहर में सभी नागरिकों के बीच, जनता के बीच, सभी भक्तों के बीच। और ये एक ऐसा सामाजिक पर्व है जिसमें भगवान स्वयं मंदिर से बाहर निकलकर दर्शनों को, अपने भक्तों को दर्शन देने आते हैं और वो भक्त जो मंदिर नहीं जा पाते, जो नहीं जा सकते, उनको पूरे शहर भ्रमण के दौरान भगवान अपने दर्शन देते हैं, आशीर्वाद। अगली खबर आपको बता दें, रामनगर को देहरादून के लिए पहली सीधी ट्रेन सेवा की सौगात मिल गई है। सांसद अनिल बलूनी और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऑनलाइन जुड़े। नई सेवा से यात्रियों को मुरादाबाद में ट्रेन बदलने की परेशानी से राहत मिलेगी। ये ट्रेन फिलहाल सप्ताह में 2 दिन बुधवार और शुक्रवार को चलेगी। इससे पर्यटन, व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा।
रामनगर से दिल्ली तक की कनेक्टिविटी और बेहतर करने के लिए और आने वाले समय में कड़वी मार्ग के लिए लेकर भी हमने एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी कर दी। तो रामनगर को के विकास को लेकर बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको आगे आने वाले समय में पूर्ण करने वाली है। यहाँ पर्यटन को लाभ हो, यहाँ के आर्थिकी में प्रभाव पड़े, यहाँ रोजगार का सृजन हो, इस सब के लिए बहुत सारी हमारे कार्यक्रम हैं जिनका हम आने वाले समय में पूर्ण करेंगे। आज ये ट्रेन शुरू हुई है, अब ये 2 दिन चलने वाली है। आने वाले समय में हमारा प्रयास है कि ये 6 दिन चले और हमारा पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में पूर्ण भी होगा। दिल्ली के लिए आप लोगों की बेहतरीन सुपरफास्ट ट्रेन की भी सौगात जल्दी मिलेगी। रामनगर यात्री के लिए बहुत ही अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से लोग बस से जाते थे, काफी परेशानी होती थी, लेकिन अब उन लोगों के लिए सुविधा हो गया कि बुधवार और शुक्रवार को हर सप्ताह ये गाड़ी चलेगी और सुबह 6 बजे 5:50 के करीब टाइम रहेगी रामनगर से और काशीपुर 6:15 पर चलेगी देहरादून के लिए। और इसका स्टॉपेज है काशीपुर, रोशनपुर, पीपलसाना, मुरादाबाद, नजीबाबाद और हरिद्वार, देहरादून। ठीक है, और ये रामनगर और काशीपुर यात्री के लिए रामनगर इतिहास में आज बड़ा दिन है। आज रामनगर से सीधे देहरादून के लिए ट्रेन रवाना हुई है, उसका उद्घाटन हुआ है। भाजपा के बड़े दिग्गज नेता रामनगर पहुंचे थे, अनिल बलूनी सांसद यहाँ पर पहुंचे थे और त्रिवेंद्र सिंह रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो यहाँ पे पहुंचे और आज रामनगर से देहरादून। अगली खबर आपको बता दें, उधम सिंह नगर के जसपुर में भारतीय किसान यूनियन की अहम बैठक आयोजित हुई। बैठक में हरिद्वार में होने वाली महापंचायत को सफल बनाने की रणनीति तैयार की गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष प्रेम सिंह सहोता ने बताया कि किसान प्रदेश की विभिन्न समस्याओं को सरकार के सामने रखेंगे। इनमें किसानों की कर्ज माफी, भूमि अधिकार, बिजली बिल, मुआवजा और चीनी मिलों के बकाया भुगतान जैसे मुद्दे शामिल हैं। बैठक में बड़ी संख्या में किसानों के हरिद्वार कूच करने की तैयारी की गई। तो हमारे राकेश गैस जी आ रहे हैं 20 तारीख में सिद्ध स्रोत जो श्यामनगर सिद्ध स्रोत कांगड़ी, श्यामनगर, हरिद्वार। तो ये कार्यक्रम हमारा उत्तराखंड सरकार से है क्योंकि हमारे एक तो गुज्जरों का बहुत भारी मुद्दा है। गुज्जर जो हैं बेचारे बच्चे उनके 3-3 पीढ़ी 4-4 पीढ़ी से रह रहे हैं। अगली खबर आपको बता दें, लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय से 8 चिकित्सकों के तबादले के विरोध में उत्तराखंड क्रांति दल ने प्रदर्शन किया। यूकेडी नेताओं ने वरिष्ठ नेता प्रहलाद सिंह मेहता के नेतृत्व में अस्पताल पहुंचकर नारेबाजी की और तबादले रोकने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि 1 सप्ताह में फैसला वापस नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। जी का ये गृह जनपद है, उनके गृह जनपद होने के बावजूद भी यह हालत हमारे लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय की। कभी भी यहाँ पुख्ता व्यवस्था नहीं होती, जैसे थोड़ी व्यवस्था पटरी में आती है तुरंत इसको उतार दिया जाता है। और 8 डॉक्टरों का ट्रांसफर तो हुआ, उसके सापेक्ष कोई भी डॉक्टर यहाँ पर प्रतिनियुक्ति पर नहीं आ रहा उनके स्थान पर। लगता नहीं कि ये जनप्रतिनिधि जिनको चुना है ये सरकार चला रहे हैं, ये ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। अगर ये जनप्रतिनिधि सरकार को चलाते तो ये जनता के प्रतिनिधि। जी देखिए, ये अस्पताल सिर्फ लोहाघाट की ज़रूरतें पूरी नहीं करता, आसपास के बहुत बड़े क्षेत्र की ज़रूरत पूरी करता है। और हमने देखा है कि काफ़ी जगह से लोग यहाँ पर आते हैं। और बीच में ऐसा था कि ये सिर्फ रेफर सेंटर हुआ था और डॉक्टर राठी के नेतृत्व में हमने काफ़ी अच्छी टीम जमा कर ली थी और अब से हमें फिर से उसी दिशा में धकेला जा रहा है जहाँ पर इसको रेफर सेंटर बना दिया जाएगा। 8 क्या करें, हम लोग तो ऐसी स्थिति में आ गए हैं, असमंजस की स्थिति में। समझ में नहीं आता, एक रात में कुछ होता है, अगली रात में कुछ हो जाता है। हम लोग बड़े खुश हुए थे, हमारे ज़िले को मुख्यमंत्री मिला। और जब हम बात करते हैं स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की, सबसे ऊपर स्वास्थ्य का नाम आता है, क्योंकि हम शिक्षा गांव से आकर के बाज़ार में भी कभी कोई मजबूरी में कर लेते हैं, बाज़ार के बच्चे बाहर चले जाते हैं। लेकिन स्वास्थ्य एक ऐसी चीज़ है, यदि रात को किसी माँ को, किसी बहन को यदि प्रसव का दर्द होता है, वो कहाँ। हमारा उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की इन तमाम खबरों के लिए बने रहिए TNP न्यूज़ के साथ।